Dear students, welcome to the lecture number 13. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके एमसीक्यूज और वो क्वेश्चंस जो हमने लेक्चर्स के दौरान नहीं किए कंप्लीट, उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिफाइंस द रूल्स ऑफ वैलिड स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। अब हमने देखा है कि कंपाइलर क्या है, वो तो ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेट करता है। तो जो आपके पास इसके रूल्स जो हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंटैक्स। तो इसकी सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। तो ये बहुत ही सिंपल है, मशीन लैंग्वेज, क्योंकि बाकी लैंग्वेज जो इसके लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर चाहिए होता है। आप देखें कि असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर चाहिए, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए कंपाइलर चाहिए, और सी लैंग्वेज डेफिनेटली एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसके लिए भी कंपाइलर चाहिए। थर्ड आपके पास ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आता है कि व्हेन सी वाज डेवलप्ड। तो ये हमें पता है 1972 से 73 के करीब ये डेवलप हुई थी। तो हम बहुत स्पेसिफिक नहीं होते बुक्स में, तो जेनेरिक वैल्यूज दी जाती हैं। तो ये दैट इज अर्ली 70s। नेक्स्ट देखते हैं हु डेवलप्ड जावा लैंग्वेज। ये भी हमने पढ़ा है कि जावा जो है वो सन माइक्रोसिस्टम ने बनाई थी, डेनिस रिचे ने सी बनाई थी, और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने विजुअल बेसिक और सी शार्प वगैरह में इसका रोल है। तो इस तरह से आपके पास जो इसका सही आंसर है वो सन माइक्रोसिस्टम है। व्हाट इज द अदर वर्ड यूज्ड फॉर रिजर्व वर्ड्स। ये भी बहुत सिंपल है, कीवर्ड्स, क्योंकि कंपाइलर वर्ड्स के नाम से आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, स्पेशल प्रोग्रामिंग वर्ड आपने बुक में कहीं नहीं देखा, निमोनिक्स आपने बुक में देखा है, दैट इज यूज्ड फॉर असेंबली लैंग्वेज। सिक्स्थ एमसीक्यू में देखते हैं हाउ मेनी बाइट्स आर सेट असाइड फॉर इंटीजर। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है, ये भी काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र हुआ है। इस तरह से आपके पास नेक्स्ट हाउ मेनी बाइट्स आर सेट फॉर टाइप फ्लोट। फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, ये भी आपको मालूम है। आपको डाटा टाइप्स के साइज, ये सब चीज़ें और उनकी रेंज जो है वो याद होनी चाहिए। ये आपके पास एमसीक्यूज में डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट है जी, रेंज आपसे पूछी है डबल फ्लोट की। डबल फ्लोट की रेंज ये है, क्योंकि ये पहली रेंज जो ए है ये बेसिकली इंटीजर की है, और -38 वाली जो रेंज है ये आपके पास फ्लोट की है, और जो लास्ट है ये लॉन्ग डबल की है। तो इसलिए आपके पास डबल फ्लोट की रेंज ये -308 वाली है। फिर विच प्रोग्राम ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो ये आपके पास अपने बहुत गौर से, मैं इसको बहुत जल्दी में इसलिए रीड कर रही हूँ कि मैंने इसको ऑलरेडी रीड किया है। आपने जब फर्स्ट टाइम इनको रीड करना है तो बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है। यहाँ पर बहुत माइनर सी चीज़ के साथ जो है वो एमसीक्यू चेंज भी हो सकता है। यहाँ लिंकर का भी जिक्र आ सकता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है इसका आंसर लिंकर हो। तो आपने रटे रटाए क्वेश्चंस के आंसर नहीं देने, बल्कि उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, समझना है। यहाँ पर ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कंपाइलर ट्रांसलेट करता है। यहाँ अगर इंटरप्रेटर होगा आंसर तो वो भी ठीक होगा, लेकिन बाकी लिंकर, डीबगर, लोडर, इनका ट्रांसलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका पर्पज आपने अलग से पढ़ा है। लोडर प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में, लिंकर जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ, और डीबगर जो है वो एरर्स रिमूव करता है। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स फाइंडिंग रिमूविंग द एरर। तो ये डीबगर है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में 1, 2 और 3 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये बुक के पेज नंबर 33, जो मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में पेज 33 है, आपके पास हो सकता है कि ये हार्ड कॉपी में पेज नंबर डिफरेंट हो, तो आप इसको देख लें। यहाँ पर आपको ये एज इट इज गिवन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये आप आराम से यहाँ से नोट डाउन करके ये सारे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हाई लेवल लैंग्वेज के गिवन है, इनको दोबारा से एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, डिफाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका आंसर हमारे पास पेज 36 पर है। यहाँ पर देखें कि आईडीई को यहाँ पर इस तरह भी डिफाइन किया है, इस लाइन में इसकी ये भी डेफिनेशन है, और कुछ डेफिनेशन यहाँ से आप पूरी कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसका आंसर आपको पेज 43 पे मिल जाएगा। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल की हेडिंग है।
इसमें आप पहले कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे और उसकी टाइप्स बताएंगे। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर सिर्फ 3 to 4 लाइंस में आपने आंसर देना है तो फिर आप इसमें आपके पास ये कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी और उसके अलावा आप इसकी मेजर टाइप्स बता देंगे। लेकिन अगर आपके पास डिटेल्ड क्वेश्चन आता है, ज्यादा मार्क्स का आता है सेम क्वेश्चन, तो फिर आपको ये सारी डिटेल भी लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से आप वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ पर राइट करेंगे और इसी तरीके से इसकी टाइप्स बता देंगे। तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आया है और कितने मार्क्स आपने उसके लिए इसको राइट करना है। अगर लॉन्ग की फॉर्म में आता है तो फिर ये आप सारी डिटेल भी लिखेंगे, अदरवाइज आप हर चीज के बारे में वन लाइनर एक्सप्लेन कर दें तो दैट वुड बी एनफ फॉर शॉर्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज। जरूर आपके पास ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में किसी न किसी फॉर्म में ये जरूर आपके पास क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड सी वेरिएबल्स। तो आपने वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नंबर नेम्स को अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। हम वन बाय वन गिवन वेरिएबल्स को देखते हैं। एरिया है, ये डेफिनेटली एक वैलिड है, वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि इसमें कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा। लेकिन 5x दैट इज नॉट वैलिड क्योंकि ये न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रहा है और न्यूमेरिक के साथ आप कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। सम ये वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट पे ये भी आपके पास ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें स्पेस दी गई है। आपको रीजन भी पता होनी चाहिए कि अगर कोई वेरिएबल नेम इनवैलिड है तो क्यों इनवैलिड है। इस तरह फ्लोट ये भी इनवैलिड है क्योंकि इसमें आपके पास फ्लोट जो है वो रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है, डाटा टाइप है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। अंडरस्कोर एज, ये हमने पढ़ा है कि कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो आपके पास अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, तो ये वैलिड है। एल्स इनवैलिड है क्योंकि ये कीवर्ड है। केस भी इनवैलिड है, अभी आपने इसे नहीं पढ़ा केस को, लेकिन आप पढ़ेंगे स्विच केस स्टेटमेंट आगे, तो इसलिए ये भी एक रिजर्व वर्ड है, इसको आप यूज नहीं कर सकते। साइज 22 दैट इज वैलिड और माई वेट दैट इज वैलिड, ये वैलिड है। ये मैंने आपको अलग अलग कर दिए हैं वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम। आप इसको वेरीफाई कर दीजिएगा अगर आपको कोई मिस्टेक इसमें मिले। बाज़ वक़्त ऐसा भी हो जाता है कि आप बोल कुछ और, कहना कुछ और चाह रहे होते हैं लेकिन कुछ और कह देते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी वीडियो में कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई आप करें तो ज़रूर उसको उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें ताकि फिर मैं उसको करेक्ट कर दूंगी। मैं उसको एटलीस्ट रीचेक कर लूँगी कि गलती से मैंने कोई चीज़ जो है वो गलत एक्सप्लेन करती है, गलत बता दी है या मेरे कहने का मकसद कुछ और था। 8 पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का है। व्हाट आर द रिजर्व वर्ड्स, व्हाई दे शुड नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो इसका भी हमारे पास आंसर बहुत ही क्लियर कट गिवन है बुक में। इस क्वेश्चन का आंसर पेज 39 पर मौजूद है, ये एज इट इज आप लिखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वो पार्ट्स में पूछा जाता है तो आपने उसी तरह पार्ट्स में उसका आंसर जो है वो देना है। तो पहले आपके पास है इसकी डेफिनेशन है कि ये स्पेशल पर्पस वर्ड्स होते हैं और दूसरा आपके पास क्वेश्चन का पार्ट है व्हाई दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। तो इसका आंसर यहाँ पर गिवन है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी प्री डिफाइंड वैल्यूज, प्री डिफाइंड यूजेज है उनका ऑलरेडी, इसलिए उनको यूज नहीं किया जा सकता किसी भी और पर्पस के लिए। और उसके अलावा आप ये बता दें कि दे आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस एंड सो ऑन। और एग्जाम्पल में आप ये पूरा टेबल डेफिनेटली याद नहीं करेंगे बल्कि आप इसमें से चंद एक वर्ड जो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे लैंग्वेज को यूज करते करते, तो आप कुछ थोड़े से वर्ड जैसे वाइड है और इसी तरीके से इंट है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, ये तमाम कुछ वर्ड्स आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि ये सी के कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट हमारे पास है व्हाई कमेंट्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स। इसका भी बिल्कुल क्लियर कट आंसर आपको गिवन है बुक में। इसका आंसर पेज 41 और 42 पर है। यहाँ पर इसमें सिंपल इसकी ये बताया गया है कि कमेंट्स जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दे आर एडेड इन द प्रोग्राम व्हेन द फैक्ट इज नेसेसरी टू बी ब्रॉट इनटू द अटेंशन। और उसकी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपने इसमें ये ज़रूर मेंशन करनी है कि कमेंट्स दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ये आप खुद से भी राइट कर सकते हैं
और उसके अलावा उसमें ये भी बताना है कि ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं। ये 3 पॉइंट ज़रूर बताएं। प्रोग्रामर की हेल्प के लिए यूज़ होते हैं, कंपाइलर इनको इग्नोर करता है, ट्रांसलेट नहीं करता। और नंबर 3 पे आप बताएंगे अगर कोई और इस प्रोग्राम को रीड करके उससे कोई अंडरस्टैंड करना चाहे तो उसकी हेल्प के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा आप जनरली अगेन आपने क्वेश्चन एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो उसके मार्क्स के मुताबिक आप इसमें इसकी टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं कि सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइंस कमेंट्स और उसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल। ये बहुत लेंथी नहीं होगा, ये शॉर्ट में भी अगर पूरा लिख देंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। ये पूरे का पूरा ही आप प्रिपेयर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट और 10th पार्ट क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर फाइल इन सी लैंग्वेज? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास पेज 38 पर गिवन है। हेडर फाइल इसमें आपके पास गिवन है कि सी लैंग्वेज कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन इन लाइब्रेरी फाइल्स, और वो लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं उसमें हेडर फाइल्स भी शामिल होती हैं और उन हेडर फाइल्स में कुछ स्पेसिफिक फंक्शन गिवन होते हैं और कुछ हेडर फाइल्स की आपको यहाँ 3 की एग्जांपल दी गई है कि जैसे आपके पास stdio.h और इसके अलावा conio.h और math.h। तो ये आपने पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर देना है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चन। डिस्क्राइब द फॉलोइंग हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये तमाम लैंग्वेजेस के बारे में नोट जो है वो डिटेल गिवन है आपके पास पेज 34 पर। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस की हेडिंग में ये सी, वीबी, सी शार्प, जावा, ये चारों आपके पास आंसर गिवन है। ये आपने एज इट इज इनको पूरे के पूरे कंप्लीट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सी लैंग्वेज? आईडीई और इसके तमाम मॉड्यूल्स इन डिटेल, लिंकर, लोडर, डीबगर, एडिटर, सब की सब डिटेल आपने इसके अंदर याद करनी है, शामिल करनी है। इसका आंसर पेज 36 पे यहाँ से स्टार्ट होगा आईडीई से, और उसके बाद इसमें ये टेक्स्ट एडिटर, इसके अलावा कंपाइलर, लिंकर, लोडर और डिबगर। बहुत लेंथी नहीं है ये कंप्लीट आंसर आपने इसका प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज? इसका आंसर ऑलरेडी पेज 43 और 44 पर हेडिंग के साथ गिवन है। ये पूरे के पूरे पॉइंट्स आपने एज इट इज याद करने हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? एक्सप्लेन इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हैश इससे पहले है, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है। हैश इंक्लूड बुक में आपके पास गालबन हार्ड कॉपी पे ठीक होगा। तो ये हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है उसको आपने डिटेल से बताना है। इसका आंसर आपके पास पेज 41 पे गिवन है और इसको आपने कंप्लीट एज इट इज यहाँ तक इसको कर लेना है। अब आज के लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम थोड़े से वो कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जिनके प्रोग्राम हमने बुक में नहीं देखे। मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में आप कॉन्स्ट और डिफाइन को खुद से यूज़ करके देखें, उनकी वैल्यूज़ चेंज करके देखें और अगर चेंज करके आपसे होती हैं या नहीं, जो एरर्स आते हैं उनको देखें। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगी कि कॉन्स्ट और डिफाइन को जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्ट को देखते हैं। एक प्रोग्राम है जिसपे मैंने कॉन्स्ट काउंट के नाम से एक कांस्टेंट डिफाइन किया है। इसको मैं वेरिएबल नहीं कहूँगी और मैंने इसको कैपिटल में राइट किया है। अगर मैं इसे स्मॉल में भी राइट करूँगी तो एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन हम चूंकि कांस्टेंट्स को हम गलती से उनकी वैल्यूज़ को ओवरराइट करने की कोशिश न करें जिससे हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा, इसलिए हम मेमोराइजेशन के लिए, याद रखने के लिए हम इनको कैपिटल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें पता हो कि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है, इन्हें हम कैपिटल में लिखते हैं। तो मैंने कैपिटल लेटर्स में काउंट जो है वो एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया और एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए, उसके अंदर भी वैल्यू मैंने 10 रखी है। अब इन दोनों को मैं प्रिंट कर लेती हूँ। प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। तो आउटपुट में देखिए हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू भी 10 आ गई और वेरिएबल की वैल्यू भी 10 आ गई। अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। अब देखें कि इसमें मैंने क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देती हूँ। मैंने इसमें एक ये स्पेस दी है कि यहाँ पर राइट किया है कि नो वी विल चेंज द वैल्यूज़, और वैल्यू चेंज क्या करेंगे, हम काउंट में 20 कर देंगे और ए में भी 20 कर देंगे। दोनों की, एक हमारा पहला कांस्टेंट है और दूसरा हमारा वेरिएबल है। अब हम अपने प्रोग्राम को देखें, एक मिस्टेक आपने ये नहीं करनी कि यहाँ से दोबारा आप इसको डायरेक्ट रन कर दें।
रन करेंगे तो जो पहले ऑब्जेक्ट कोड है पहले वाला वही आपका पास दोबारा चलेगा। आपने इसको कंपाइल जरूर करना है। कंपाइल करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर एरर आ गया कि आप कांस्टेंट की वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते। आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को, खासतौर पे छोटी क्लासेस में, वो यही है कि उनको से एरर जो है डीबगिंग नहीं करनी आती। उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सुपरविजन और हेल्प की ज़रूरत होती है। आपने एरर्स को गौर से रीड करना है। ये देखें इसमें आपको गिवन है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, आपका काउंट जो है वो ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकें। इसका सोल्यूशन मैं क्या करती हूँ, मैं फिलहाल इसको कमेंट कर देती हूँ। जब मैं इसे कमेंट कर रही हूँ तो इट मीन्स कंपाइलर इसको अब ट्रांसलेट नहीं करेगा। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करती हूँ। मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। देखिए वार्निंग भी 0 है, एरर्स भी 0 हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगी, रन करूंगी तो मेरे पास सक्सेसफुली आंसर आ गया। देखिए पहली दफा कांस्टेंट 10 है और वेरिएबल 10 है। वैल्यूज चेंज होने के बाद कांस्टेंट फिर भी 10 ही रहेगा, जबकि वेरिएबल की वैल्यू मैंने 20 कर दी है तो वो उसने एक्सेप्ट कर ली है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द चेंज ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसके बाद अब हम डिफाइन को भी देखते हैं कि डिफाइन के जरिए हम कैसे वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कि हम यहाँ पर लिखते हैं हैश इंक्लूड। अब चूंकि वो आपके पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो वो आपके पास यहाँ ऊपर आएगा। ऊपर हम इसको डिफाइन करते हैं। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने काउंट 2 के नाम से एक डिफाइन कर दिया है। इसकी वैल्यू मैंने 125 रखी है। डिफरेंस देखें यहाँ कांस्टेंट में, कांस्ट में और काउंट में। पहला डिफरेंस ये मैंने इसे ऊपर राइट किया है, लेकिन इसे प्रोग्राम के अंदर भी राइट कर सकते हैं, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। और वेरिएबल नेम राइट किया है और इक्वल टू साइन नहीं डाला और सेमी कॉलन नहीं डाला। ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, ये आपने नोट डाउन करने हैं। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। पहले आप ये चेक कर लें, देख लें कि कांस्टेंट में मैंने काउंट 2 यहाँ पर राइट किया है और बाकी प्रोग्राम को आप फिलहाल इग्नोर करें, उसमें मैंने भी कोई चेंजेस नहीं किए। तो हम इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं इन चेंजेस के साथ और रन करते हैं। आंसर देखिए, पहले कांस्टेंट में 125 और वेरिएबल में 10 आपके पास आ गया। ये बाद में चेंज के बाद अभी तक ये पहले वाला कांस्ट जो है वो काउंट ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अभी तक इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। अब मैं यहाँ पर कांस्ट को यहाँ से मैं ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि स्क्रीन में मुझे इस तरह से चाहिए कि पूरे का पूरा आपको नजर आए। मैं तीनों वेरिएबल भी, तीनों चीज़ें भी रख सकती हूँ, 2 कांस्टेंट 1 वेरिएबल, सब कुछ प्रिंट कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि स्क्रीन पे आपको पूरी की पूरी जो है वो व्यू मिले पूरा कोड का। इसलिए मैंने एक पहले वाला जो वेरिएबल ये जो कांस्टेंट था ये काउंट, इसको ख़त्म करके मैंने काउंट 2 प्रिंट किया है। अब देखिए काउंट 2 में मुझे चेंज करने की मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पर काउंट 2 इज इक्वल टू 125 से मैं से 20 करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करूंगी तो डेफिनेटली देखें इसी लाइन पर सबसे पहले एरर आ गया, बिकॉज ये कांस्टेंट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगेन जैसे पहले मैंने किया था कि कंपाइलर इसको इग्नोर करे, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। मैं इसको रन करती हूँ तो मेरा प्रोग्राम देखें ये वही कांस्टेंट की वैल्यू 125 ही रही जो पहले मैंने असाइन कर दी थी। वेरिएबल की वैल्यू पहले 10 थी फिर 20 थी, वो चेंज हो सकती थी। दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं, और ये देखें इसमें ये भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि डिफाइन डालने से ये पहले वाला stdio.h निकल नहीं जाएगा, बल्कि मैं यहाँ से इसको कट करती हूँ और अब इसको हम अपने प्रोग्राम के मेन के अंदर जो है वो पेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पर ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर अगेन हम इसको कंपाइल करते हैं, विदाउट एनी एरर हमारा कोड जो है वो चल गया है और रन करने से उसी तरह रन हो गया है। तो अब आई होप सो कि आपको डिफाइन का, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन का, कॉन्स्ट क्वालिफायर का, इन दोनों का समझ में आ गई होगी कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है। देखिए जहां जहां मैंने काउंट 2 लिखा है वहां उसकी जो वैल्यू है वो एज इट इज असाइन हो गई है, एज इट इज वो टाइप होकर आ जाती है। तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में ना आया हो, या इवन पिछले पूरे यूनिट में कोई ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो मैंने बहुत ब्रीफली जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन की हूँ, बताई हूँ, तो उनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो आपके सिलेबस में तो चाहे इन डेप्थ नहीं गिवन, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज आप उसको डिटेल से जानना चाहते हैं, तो उस रेलिवेंट वीडियो के कमेंट्स में जाके आप मुझे बताएं, तो मैं वहां से फिर उसके लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो जो है वो
वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगी जो आपके कोर्स का सिलेबस का हिस्सा नहीं होगी, बट दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज। आप उसको चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट एडिशनल नॉलेज। तो इसलिए आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और कितना ज़्यादा इससे नॉलेज गेन करना चाहते हैं। इसके साथ ही अब हमारा यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है बिल्कुल। इसके अंदर सारे टॉपिक्स जितने भी थे उससे रिलेटेड मैंने आपको कोड भी बता दिया है। स्टिल आप किसी भी हिस्से के बारे में मज़ीद भी कोई एग्जाम्पल प्रोग्राम देखना चाहते हैं, या जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आता है या कोई एरर आता है, तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपकी करेक्शन नहीं कर पाऊंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।